सोना भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं और श्वेता पहुंच चुके हैं मुंबई की बहुत फेमस मरीन ड्राइव। बिल्कुल, मरीन ड्राइव से वो आपको दिखा रहे हैं खबरें, क्योंकि मरीन ड्राइव पर न सिर्फ एक समंदर की खूबसूरत लहरों से आपको वाकिफ होते हैं, उनको देखते हैं, बल्कि यहाँ पर कितने फिटनेस फ्रीक लोग हैं जो आते हैं सुबह सुबह वॉक करने, उसको देख करके इंस्पायर भी होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आखिरकार 17 दिनों की कड़ी मेहनत और साथ ही लंबे इंतजार के बाद उत्तरकाशी से दीपिका वो खबर सामने आई कि हमारे जो 41 श्रमिक थे वो सकुशल बाहर आ गए और उसके बाद उनका भी जोश बिल्कुल हाई नजर आया। बिल्कुल, और इन सभी मजदूरों को फिलहाल स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर इन सभी को 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अंधेरे के 17 दिन और 418 घंटे की रात दिन की मेहनत के बाद जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 कर्मवीर बाहर निकलना शुरू हुए तो उस पल का नजारा हर कोई कैद करना चाहता था। 17 दिन टनल में फंसे रहने के बावजूद मजदूरों का हौसला कम नहीं था। जैसे ही पहला मजदूर बाहर निकला उसका जोश देख हर कोई दंग था। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के वक्त खुद सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। सीएम धामी और वीके सिंह ने माला फूल पहनाकर टनल में फंसे कर्मवीरों की हिम्मत को सलाम किया। इसके साथ ही उनका हालचाल जाना। सीएम धामी के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों की हर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार भी दिन रात जुटी रही। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। टनल में 41 कर्मवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें फौरन एम्बुलेंस के जरिए चिन्यालीसौड़ अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां उन्हें 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जब उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया वो बेहद संतुष्ट नजर आ रहे थे। जब अपने परिवार से उन्होंने मुलाकात कर ली थी तो उसके बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स के लिए रहने वाली है वो ये कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और इसी वजह से करीब 72 घंटों तक उनको ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन में जो तमाम मेडिकेशन है वो यहाँ पर दी जानी है। मेडिकेशन देने के बाद में ये फैसला यहाँ पर लिया जाएगा कि कितना वक्त उनको और क्या दिया जाना है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लेबर्स ऐसे होंगे जिनको पहले यहाँ से रिलीव किया जा सकता है, लेकिन ये सब डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मिशन टनल रेस्क्यू के लिए अलग अलग एजेंसियों के 652 लोग इसे सफल ऑपरेशन बनाने में जुटे थे। टनल में फंसे मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना आस्था और विज्ञान दोनों की ही जीत मानी जा रही है। आपके अपने जर्नलिस्टिक करियर में, चूंकि आपने उत्तराखंड को स्थानीय है यहाँ के, तो उस तरीके से कवर किया, क्या आपको कोई हादसा नजर आता है? मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में इस तरीके का हादसा, इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जीवन में पहली बार 17 दिन। आज से पहले मैं कभी 17 दिन कहीं ऐसा ऑपरेशन मैंने नहीं देखा, अपने 23 साल के अनुभव में कहीं पे भी नहीं देखा। और जितने अच्छे से इस ऑपरेशन को सुरक्षित रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रूप से निकाला गया, ये अपने आप काबिल तारीफ। उत्तराखंड में पहाड़ का हौसला पस्त कर इन 41 जिंदगियों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल नजर रखने वाले पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि श्रमिक भाइयों का रेस्क्यू ऑपरेशन भावुक करने वाला था। उनका साहस और धैर्य हर किसी के लिए प्रेरणा है। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड सरकार ने टनल में फंसे 41 कर्मवीरों के लिए 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा उनके बेहतर इलाज से लेकर उनके घर जाने की पूरी व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
तो टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और ये सभी श्रमिक जो हैं वो अलग अलग राज्य से आते हैं और जैसे ही ये श्रमिक बाहर निकले इनके परिवार की खुशी का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान था। उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दिवाली की रात से ही ये जो मजदूर है वो टनल के अंदर फंसे हुए थे। ऐसे में उनके परिवार ने दिवाली नहीं मनाई, लेकिन अब जब ये श्रमिक बाहर निकले तो उनके परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने जमकर दिवाली मनाई और खुशियां मनाई। देखिए कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। टनल में जो मजदूर फंसे थे वो देश के अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन जब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया तो देश तो जश्न मना ही रहा था, लेकिन मजदूरों के परिवार वालों की खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि 17 दिन से इनका चैन सुकून सब छिन गया था। ये यूपी के मिर्जापुर की तस्वीर है। यहाँ के रहने वाले श्रमिक अखिलेश के टनल से बाहर निकलने की खबर मिली तो परिवार खुशी से झूम उठा। घर को दियों से सजाया गया, शंखनाद किया गया है। भावुक पल वो रहा जब वीडियो कॉलिंग के जरिए श्रमिक अखिलेश की मां ने जब उनसे बात की। अखिलेश देखिए, आपकी यहाँ पर माँ भी हैं, यहाँ पर माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुश रहा, हाँ खुश रहा भैया। हाँ आप आइए पीछे। हाँ जी जी, क्या कहेंगी बेटे से? आज 17 दिनों बाद मुलाकात बात हो रही है। रोज बोला। अच्छा, बात हो रही थी, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज आप बेटे को देख भी रही हैं, क्योंकि आपका बेटा आपके सामने है। बात तो हमेशा होता है। यूपी के श्रावस्ती में परिवार की खुशी का कुछ और ही नजारा था, क्योंकि यहाँ के मोतीपुर कला गांव के 6 श्रमिक टनल में फंसे थे। दीपावली के दिन टनल में मजदूरों के फंसने के बाद परिवार ने दिवाली नहीं मनाई थी, लेकिन अब सभी मजदूरों के सुरक्षित निकलने के बाद श्रावस्ती के परिवार ने न सिर्फ दिए मोमबत्ती जलाकर दिवाली मनाई, बल्कि फुलझड़ी और पटाखे भी छोड़े। 17 दिन के बाद टनल से वापस आए तो खुशी का माहौल है, यही कहेंगे। उस दीपावली मतलब जिस दिन दीपावली था उस दिन तो नहीं मना पाए। आज जब बाहर निकले तो आज खुशी में घर को सजा रहे हैं। गोला तमाशा भी हो गया, अब घर में दीपक भी जल गई है। घर को तो आपने दुल्हन की तरीके से सजा रखा है दियों से। आज दीपावली मना रही हैं? जी, आज मना रहे हैं दीपावली। बिहार के भोजपुर के प्योर गांव में भी जमकर मिठाइयां बंटी। यहाँ के रहने वाले श्रमिक सबाह अहमद भी टनल में 17 दिनों तक फंसी रहे। सबाह अहमद के टनल से सुरक्षित बाहर निकलने की खबर के बाद परिवार में खुशी का माहौल दिखा। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इसकी खुशी मनाई गई। कितना दिन तक आप लोगों ने घर पे दुआ किया, नमाज पढ़ा? पूरा परिवार काफी परेशान था। जी 17 दिन से दुआ हो रही थी, आज दुआ कबूल हुई हम लोगों की, पूरे इंडिया की दुआ कबूल हुई। किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? अल्लाह, ऊपर वाले को। ऊपर वाले ही सबके साथ थे। जो टीम लगी थी उसका क्या कहेंगे? हाँ, उसका भी तो उसका तो बहुत धन्यवाद है। हिमाचल के मंडी में भी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर खुशी का माहौल दिखा। हिमाचल प्रदेश के मंडी के ही श्रमिक विशाल के बाहर आने की सूचना जब उनके परिवार को लगी तो परिवार में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। भजन कीर्तन कर परिवार ने अपनी खुशियों को बांटा। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के अमरोहा की करते हैं, जहां कुछ युवकों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये युवक एक मेले में पहुंचे और उसके बाद झूले पर ही मारपीट करने लगे। जहां झूले पर जिस तरीके से मारपीट हो रही थी उसे देख करके हर तरफ अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों ने इस मारपीट से बचने के लिए झूले से कूदना शुरू कर दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। झूले पर चल रहे लात घूंसों का ये वीडियो यूपी के अमरोहा से सामने आया है, जहां जान की परवाह किए बगैर झूले पर जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में लगे तिगरी मेले का है। बताया जा रहा है कि मेले में कुछ दबंग युवक झूला झूलने पहुंचे थे, जहां झूला कर्मचारियों को लेकर
विवाद हो गया। इसके बाद दबंग युवक झूले पर ही मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं झूला झूल रहे कुछ अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंग युवकों ने झूले पर दूसरे लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया। आम लोगों को भी दबंग युवक लात घूंसों से मारते दिखे। दबंग युवकों ने झूले पर जिस तरह से कहर बरपा रखा था उससे सहमे लोग चलते झूले से कूदने लग गए। मारपीट से बचने के लिए कूदे कई लोग भी घायल हो गए। वहीं दबंग युवकों का काफी देर तक झूले पर मारपीट का तांडव जारी रहा। जिस तरह से झूले पर ये मारपीट हो रही थी उससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं मेले में मौजूद पुलिसकर्मी जब सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। झूले पर मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के आधार पर आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। और अब बात करते हैं स्टंट की। और ऐसे वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलते हैं जब युवक गाड़ियों पर स्टंट करते हुए नजर आए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उज्जैन से। उज्जैन के एक व्यस्त चौराहे पर हुड़दंगी पहुंचे, वहां पर कार पर स्टंट किया, जमकर हुड़दंग किया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी देखिए। स्टंटबाजी की ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ी के ऊपर बैठकर और कार का एक दरवाजा खोलकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। स्थिति कुछ ऐसी है कि इन लोगों की हरकत देखकर कार के आसपास से गुजरने वाले लोग दूर से ही निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टंट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार नंबर MP09CM9571 है। इसकी छत पर बैठकर दो लोग स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक शख्स कार के दरवाजे पर खड़ा होकर भी स्टंट करता नजर आ रहा है। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो कब का है ये तो बताया नहीं जा सकता। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। वाहन को पकड़कर और जो भी उसका मालिक होगा और जिसने भी गाड़ी चलाने को दी है, जो भी ड्राइवर है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले में फिलहाल कार के नंबर के आधार पर इसके मालिक की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपियों की पहचान करने का दावा किया जा रहा है और स्टंटबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रैंप वॉक काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक जाने माने कॉलेज में फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़कियों ने बुर्का पहन करके रैंप वॉक किया। और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, जमीयत उलमाए हिंद ने इसका विरोध किया और ये भी कहा कि बुर्का पहनकर रैंप पर वॉक करना सरासर गलत है। उसके बाद कैसे तनाव बना हुआ है, क्या रिएक्शन सामने आए हैं, रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। मंच पर ये लड़कियों की नई उड़ान है। मौका मिला तो बेटियों ने अपना हुनर दिखा दिया। मजहबी परंपरा को आधुनिकता का असली जामा पहनाया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये रास नहीं आया। मौलाना इस रैंप वॉक को भावनाओं को भड़काने वाला बता रहे हैं। भला क्यों, ये आप खुद सुनिए। क्या आपकी आपत्ति किस बात पर है? हमारी आपत्ति जो है मैडम इस बात पे है कि जो उन्होंने बुर्के को फैशन शो में इस्तेमाल किया है वो नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि बुर्का हमारा एक मजहबी लिबास है। बुर्के के अंदर कोई फैशन नहीं होता है, ना फैशन शो बुर्के में किया जाता है। वायरल वीडियो में रंग बिरंगी लाइटों वाले स्टेज पर लड़कियां कैट वॉक करती दिख रही हैं। तेज आवाज में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। तकरीबन दर्जन भर लड़कियां इस्लामी परिधान में रैंप पर नजर आ रही हैं। ये सभी अलग अलग अंदाज में दर्शकों के आगे पोज देती दिख रही हैं। इतना ही नहीं, लड़कियां यहां इस्लामी तरीके से दर्शकों को 2 बार आदाब करती भी दिख रही हैं। लड़कियां इसे महिला सशक्तिकरण के तौर पर देख रही हैं, लेकिन जमीयत को ये भड़काऊ लग रहा है। ये काम तो हमारा है,
भाई आप जो है अपने स्टेज पे खड़े होके, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ मौजूद है, आप जो है हमारे बुर्के का इस तरह ऐड करेंगे, इस तरह आप जो है उसे फैशन शो में लेके जाएंगे, तो ये खास तौर से हमारे मजहब पे उंगली उठाने वाली बात हुई नहीं हुई है। सवाल है कि लड़कियों की ये रैंप वाला मजहबी भावनाओं को भड़काने वाला कैसे हो सकता है। इसी सवाल का जवाब तलाशने टाइम्स नाउ नव भारत की टीम कॉलेज पहुंची। बच्चियों को जानबूझकर इस तरह से बुर्का पहनवाकर स्टेज पर पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें जानबूझकर कहा गया है। अब लड़कियों से जब हमने बात की तब लड़कियों का यही कहना है कि उन्होंने किसी के भी दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाया है। तो सुनिए रैंप वॉक में भाग लेने वाली छात्रा ने इस पर क्या जवाब दिया। खूबसूरती है मेरे वतन की, रंग बिरंग रिवाजों में, अब चाहे कोई तंग कपड़े पहने या कोई रहे हिजाबों में। सही बात है ना। अब इस पे इतनी कंट्रोवर्सी की जा रही है, अलग अलग सबके सब अपने अपने बयान दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और मुझे इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इतना अच्छा मंच मिला, मौका मिला कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। मौलाना कहते हैं कि इस रैंप वॉक से बुर्के की तौहीन हुई है। वहीं लड़कियों का मानना है कि जब भी बेटियां बेड़ियों को तोड़ती हैं तो उन्हें रोका जाता है। किसी भी उसमें हो, फील्ड में हो, चाहे ये फैशन डिजाइनिंग का हो या कोई और भी फील्ड हो, सब में ये चीज होती है कि लड़कियों को बाहर निकलने से पहले ही रोकना की कोशिश करते हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में हुआ था। इस कार्यक्रम में मंदाकिनी जैसी फिल्म एक्ट्रेस ने हिस्सा लिया था। कॉलेज प्रशासन इस रैंप शो की तारीफ कर रहा है, वहीं जमीयत इसका विरोध। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आए दिन लिफ्ट फंसने के मामले सामने आते हैं। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया जिसमें लिफ्ट में उस वक्त 7 बच्चों समेत 10 लोग मौजूद थे जिनकी सांसें अटक गई। लिफ्ट अटकने से पूरी बिल्डिंग में कोहराम मच गया और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि उस लिफ्ट में बच्चे फंसे हुए हैं तो लोगों का डर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई राइज बिल्डिंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिल्डिंग में लगी 2 लिफ्ट एक साथ अटक गई। लिफ्ट अटकने का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ला रेजिडेंसिया सोसाइटी का है। इस लिफ्ट में 7 बच्चों सहित 10 लोग आधे घंटे तक फंसे रहे। ये लिफ्ट उस वक्त अटकी जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रहे थे और अपने फ्लैट में जा रहे थे। लिफ्ट में करीब 7 बच्चे और 3 लोग सवार थे। तभी अचानक लिफ्ट अटक गई। लिफ्ट अटकने के बाद उसमें फंसे लोग और बच्चे सहम गए। लिफ्ट में फंसे लोग शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर गार्ड मौके पर पहुंचा तो देखा लिफ्ट फंस गई है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आनन फानन में लिफ्ट ठीक करने वाले टेक्नीशियन को बुलाया गया, जिसके बाद खराब लिफ्ट दोबारा शुरू हो सकी। इसके बाद लिफ्ट में फंसे बच्चे और लोगों को बाहर निकाला जा सका। लिफ्ट करीब आधे घंटे तक खराब रही, लेकिन इस दौरान अंदर फंसे लोगों की सांसें भी अटकी रहीं। हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट के अटकने का मामला लगातार सामने आ रहा है। ऐसी घटनाओं से लोग भी सहमे हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं ऐसे में कोई बड़ा हादसा न हो जाए। और उत्तर प्रदेश के बरेली से आपको हैरान करने वाली खबर सामने बताते हैं, जहां पर गांव के लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं और वजह है एक साइको किलर जो लगातार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अटैक करता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 6 महीने में ये 9 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। महिलाएं इसके डर की वजह से खेतों में भी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ऐसे में सवाल ये है कि कहाँ है ये साइको किलर और क्या ये किसी अगले शिकार की तलाश में है। देखिए रिपोर्ट। खेत में पुलिस, गांव में दहशत। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं, जहां लोग खौफ में जी रहे हैं, दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। सीरियल किलर लोगों के लिए सिर दर्द बन चुका है, चुन चुन कर महिलाओं की हत्या कर रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर 9 महिलाओं की बेरहमी से इस साइको किलर ने हत्या कर दी है। एक समय था जब इस पूरे इलाके में, जहां बरेली में मौजूद हैं, यहां खेतों में महिलाएं आया जाया करती थी, काम करती थी, खेती करती थी, गन्ने काटती थी, पशुओं के लिए यहां से चारा लेके जाती थी। लेकिन अभी आलम यह है कि आपको ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये पूरा गांव आपको सन्नाटा में दिखाई देगा। यहाँ पे कोई महिला नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सारी महिलाओं के अंदर अब इस साइको किलर का डर बैठा हुआ है। शीशगढ़ इलाके में उसने 9वीं महिला की हत्या को अंजाम दिया है। महिला रविवार दोपहर करीब 2 बजे
खेत में साग लेने गई थी। साइको किलर की सबसे ताजा जो मर्डर उसने की थी वो जगदीशपुर में की थी। जगदीशपुर के अंदर ये मौजूद है, बरेली जिला का ये जगदीशपुर गांव है और यहीं पे अगर आप देखेंगे यही वो सेम जगह है जहां हम खड़े हैं। गन्ना का खेत बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले वाले केस में था और यहीं पे जो उर्मिला है जिनकी उम्र 57 साल बताई जा रही है, उनकी बॉडी यहीं पे मिली थी। खेत गई महिलाओं को निशाना बनाता है। पिछले 6 महीनों में 9 हत्याएं कर चुका है। गले में पूरी साड़ी लपेट के और यहाँ पीछे से उनके गांठ बंधी हुई थी 3-4 कि उसे खोलने में बड़ी दिक्कत हुई है। और चोट भी लगी थी। और कानों के कुंडल निकाल लिए, गले में मंगलसूत्र पहने थी, चैन पहने थी, गले में चैन पहने थी, पायलों में पैर में पायलें पहने थी, नाक में लौंग पहने थी, कुछ नहीं है उनका। और सर में चोट भी। सर में चोट बता रहे हैं सब भैया देखने वाले कि इस तरीका से मारिए कि जैसे कोई सरिया घूस देते हैं या कोई तमंचा वगैरह उसको सिर में मार देती है, इस तरीका से। कभी उनकी किसी से लड़ाई हो या ना लड़ाई काऊ से ना, मेरे वीरन हमारी लड़ाई काऊ से ना है, हमारे काऊ से लड़ाई है ये है। हर बार एक ही कहानी, खेत गई महिलाओं की चुनरी या साड़ी से गला कसकर हत्यारा वारदात को अंजाम देता है। पुलिस हत्यारे की तलाश करती है, तब तक वो दूसरी वारदात को अंजाम दे चुका होता है। साइको किलर जून से सिलसिलेवार तरीके से हत्या को अंजाम दे रहा है। आप समझिए कि जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल पिछले 8 केसों जैसा ही है और जो महिला थी वो अकेले निकली थी, यहाँ भी वो बिल्कुल ही जो है यहाँ अकेले आते हुए नजर आई थी और पिछले 8 केसों में भी उन्हीं लोगों पे, उन्हीं महिलाओं पे अटैक किया गया था जो कि अकेले निकली थी। इस तरीके से समझिए कि पिछले 6 महीने में ये 9वीं वारदात हो गई है और अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। पुलिस को अब तक इस सीरियल किलर का, इस साइको किलर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हत्यारे ने शेषगढ़ इलाके में 9वीं महिला की हत्या को अंजाम दिया। इससे पहले वो 8 महिलाओं का कत्ल कर चुका है। सिलसिलेवार हत्याओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी अब खेतों की खाक छान रहे हैं। शेषगढ़ इलाके में 9वीं महिला की हत्या के बाद एडीजी, आईजी और एसएसपी ने मोर्चा संभाल लिया। ड्रोन के जरिए साइको किलर की तलाश की जा रही है। पुलिस भी हैरान परेशान है। कातिल की तलाश के लिए 10 से अधिक टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। और चलिए बात आगे बढ़ते हुए करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पर लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती ने आरोप लगाया कि पहले तो पहचान छुपाकर उसे प्रेम के जाल में फंसाया गया और उसके बाद उसका बाद में जबरन धर्मांतरण भी करवा दिया गया। जी हाँ, इस युवती ने ये भी आरोप लगाया है कि जो आरोपी का भाई है उसने भी उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट चुकी है। ये लड़की का ये भी कहना है कि उसे जान से मारने का प्लान भी बनाया गया था। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये रिपोर्ट में देखिए। फरीदाबाद से एक लव जिहाद का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि एक शख्स ने नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन कराकर शादी की। आरोपी का असली चेहरा तब सामने आया जब उसके भाइयों और उनके जानकारों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। मुझे अपने घर ले आता है तो कहता है कि जो मेरे भाई हैं चारों, तो तुम्हें उसे खुश करना पड़ेगा, उन चारों भाइयों को। फिर जो कि उसके भाई है सद्दाम खान, इमरान खान, आज़ाद खान, वो मिल के मेरे साथ मेरा यौन शोषण करते थे और उनके जो कि उनके साले भी हैं करीमा, टोनी, वो भी आके बीच बीच में मेरे साथ गलत काम करते थे साथ मिलके। पीड़ित के मुताबिक आरोपी उसे जान से मारने का प्लान बना रहे थे। तभी वो वहां से भागकर फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित महिला थाने पहुंची और पुलिस के सामने आरोपियों के गुनाहों की शिकायत दर्ज कराई। अभी जो इसमें नामजद हैं वो 14 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है और अभी काफ़ी इसमें फैक्ट वेरीफाई करे जा रहे हैं अधिकारी की तरफ से और जल्दी ही इसमें हम निर्णय तक पहुंचेंगे। धर्म परिवर्तन के बारे में इसका जो हमारी पीड़िता है उनका कहना है कि उनको धर्म परिवर्तन कराया गया जोर ज़बरदस्ती, तो इसमें भी तह तक जाना अभी बाकी है और वेरीफाई किया जाना है। पीड़िता के आरोप बेहद संगीन हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस भी मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और हर एंगल से जांच में जुट गई है। और देखिए, लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है,
लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी से ही इसके लिए कोलकाता में बिगुल फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि बीजेपी की इस रैली को लेकर के ममता सरकार की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अमित शाह इस रैली में ममता सरकार पर जमकर हमला बोले। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह आज तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के गढ़ में हुंकार भरने जा रहे हैं। ये सभा कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने होगी। इसके लिए शाह आज दोपहर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से सीधे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। बीजेपी की तरफ से इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। ममता बनर्जी की सरकार ने इस रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रदेश बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से उसे सभा करने की इजाजत मिली। हमारा जौलोस ठीक ढंग से ना हो, मीटिंग ठीक ढंग से ना हो, लोग ना आए, इसके लिए धमकाना चमकाना का काम शुरू कर दिया। हाँ, बहुत जगह में शुरू किया। इसीलिए हम उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़क पे उतरे। ये चिंता का कोई काम नहीं है। आप आओ, हम लोग सारे लोग एक साथ मिलकर सभा को संबोधित करेंगे, सफल बनाएंगे। अमित शाह बंगाल में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं। अप्रैल में एक रैली के दौरान बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। बता दें कि बीजेपी ने 2019 में राज्य की 42 संसदीय सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे लोकसभा जैसी सफलता नहीं मिल पाई। पराली है, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा घोटाला भी सामने आया है। जी हाँ, पंजाब की अगर बात करें तो बीते 5 साल में पराली प्रबंधन की मशीन की खरीद के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया है, क्योंकि जो मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं वो पैसे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो कच्चा चिट्ठा है जो पराली मैनेजमेंट की पोल खोल रहा है। ये घोटाला तब सामने आया है जब केंद्र सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए दी जा रही सब्सिडी राशि रोक ली। इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से आनन फानन में एक सर्वे कराया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि 11,000 से ज्यादा मशीनें किसानों तक पहुंची ही नहीं, जबकि इसके लिए फर्जी बिल बनाकर सब्सिडी की राशि हड़प ली गई। इस तरह पंजाब सरकार की ओर से 140 करोड़ के घोटाले की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। इस घोटाले को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब अपने स्तर पर पंजाब में जांच शुरू कराई है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तू मैं भी शुरू हो गई है। सुनिए पंजाब सरकार की ओर से इस घोटाले पर क्या कहा गया है। जो होया वो सारा कुछ चल रहा, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने इस घोटाले के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है। सुनिए इस घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है। पहले केजरीवाल साहब कहते थे कि पंजाब से धुआं आता है, पोल्यूशन वहां से आता है। अब कहेंगे कि ये कांग्रेस की सरकार के समय में ये इम्प्लीमेंट्स में ये गपला वपला हुआ है, तो भैया हुआ है तो कार्रवाई कर लो। जांच आप रोज कार्रवाई कर तो रहे हो, हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर तो रहे हो, किसने रोका है? नहीं करो। बता दें कि पंजाब में करोड़ों रुपए के पराली मैनेजमेंट के लिए मशीनरी घोटाले में कृषि विभाग ने 900 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कृषि निदेशक ने आरोपियों की सूची पंजाब सरकार को भेजी है। सूची की जांच की जा रही है और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सीधे तौर पर घोटाले के लिए जिम्मेदार होंगे।